हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 11th के एग्ज़ाम्स देकर क्लास 12th में आने वाले हैं, या आप भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th के साथ अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, कितना सिलेबस क्लास 11th क्लास 12th में से आता है और कितना सिलेबस हमें नया पढ़ना पड़ता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ बच्चों फटाफट से। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स होते हैं बच्चों। हर पेपर होता है 100 नंबर का। स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग, योर पेपर नंबर 1। अकाउंटिंग का जो है 100 नंबर का पेपर है बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, आईसीएआई की वेबसाइट से ऑफिशियली जो नया कोर्स है उसके अंदर का पूरा सिलेबस है। हर पेपर के अंदर कितना पोर्शन आपके क्लास 11th का है वो भी बताऊँगा, कितना 12th का है वो भी बताऊँगा, और कुछ नया जो है वो भी सब आपको दिखाऊँगा। तो देखो बच्चों, आपके पेपर 1 अकाउंटिंग में जो पहला चैप्टर है उसका नाम होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसके अंदर आपको बेसिकली अपने क्लास 11th की बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बातें पढ़नी है, जैसे कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप चैप्टर 1 पढ़ते हो अपने क्लास 11th का। इसके बाद कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स, जो आपका चैप्टर 3 है अकाउंट्स का क्लास 11th का। इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हो, ये भी आपके फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो नया पोर्शन है जो आप 11th में नहीं पढ़ते। या इसके बाद है अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन, ये भी एक छोटा सा थ्योरी यूनिट है जो आप नया पढ़ते हो। तो मतलब कि अगर आप क्लास 11th पढ़ चुके हो और क्लास 12th में अभी जस्ट आए हो, या पहले क्लास 11th और पहले पढ़ चुके हो, तो इसमें मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ये पहले 3 चैप्टर आपके लिए पढ़े हुए होंगे, कॉमन होंगे, लेकिन ये 2 चैप्टर्स आपको थोड़े से नए पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो बच्चों हमारा दूसरा मेन चैप्टर होता है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ये तो आप मान के चलो कंप्लीटली क्लास 11th ही एक तरह से है, क्योंकि सीए बनने के लिए क्लास 11th की बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस की जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सब कुछ करते हो। जर्नल, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, लेजर में पोस्टिंग और ये सारी चीज़ें, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाता है। साथ ही साथ एरर्स का रेक्टिफिकेशन। तो ये पूरा पोर्शन तो बच्चों आप समझ लो आपके क्लास 11th का है। और क्लास 11th में लगभग जो आप खूब सारे चैप्टर्स पढ़ते हो, 8, 9, 10, 11, 12 या रेक्टिफिकेशन, वो सब मिलाकर इस अकेले सीए फाउंडेशन के चैप्टर 2 के अंदर डाल रखा है। तो इसकी वेटेज भी अच्छी है, सीए के अंदर लगभग 8 से 10 नंबर की वेटेज है इस अकेले चैप्टर की। इसके बाद देखो, थर्ड चैप्टर है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा, या आपने अगर सिलेबस में है क्लास 11th में तो देखा होगा। तो ये भी आपका सीए फाउंडेशन में एज इट इज चैप्टर है। हल्का सा इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट बेस पूरा का पूरा सेम ही है। तो क्लास 11th के बच्चों को देखो कितना बढ़िया हो गया कि शुरू के 3 मेन चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट कवर्ड है। बाकी इन्वेंट्रीज जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों सीए फाउंडेशन के अंदर, ये एंटायरली न्यू है। ना तो आप ये 11th में पढ़ोगे, ना ही ये 12th में पढ़ोगे। तो ये आपको बिल्कुल नया चैप्टर, एक तरोताज़ा पढ़ना पड़ेगा, जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आता है। इसके बाद है आपका चैप्टर 5। देखो, डेप्रीसिएशन। क्या याद आया? हाँ सर, सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल। तो क्लास 11th के अंदर आप एक बहुत बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हो डेप्रीसिएशन का। वही चैप्टर बिल्कुल डिट्टो ऑलमोस्ट सेम है, 90% सेम है, हल्का सा अपग्रेडेशन है, लेकिन सीए फाउंडेशन के अंदर भी है। लेकिन ये चैप्टर भी आप कर सकते हो, अपने आप इसको पढ़ सकते हो, सो दैट आपका थोड़ा थोड़ा सीए का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा और 11th में आप पढ़ ही चुके होंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है कुछ बोर्ड्स के अंदर क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, कुछ बोर्ड्स में क्लास 11th में नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा है अगर क्लास 11th में तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी बच्चों के लिए फिर ये एक नया चैप्टर है जो उन्हें नया पढ़ना पड़ेगा। ये 12th में नहीं है, तो ये एंटायरली न्यू चैप्टर हो जाएगा उन बच्चों के लिए। इसी तरह बच्चों हमारा जो चैप्टर 7 है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब इसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आप क्लास 11th में कवर करते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हो। लेकिन इसमें कुछ नया पोर्शन भी होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का, जो आपने 11th में या 12th में नहीं पढ़ा होता, जो आपको नया करना पड़ता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं क्लास 12th में जिसमें एनपीओ करवाया जाता है, लेकिन मेजरली कई स्कूल्स के अंदर या कई सीबीएसई के अंदर ये चैप्टर नहीं है।
तो ये मैं लिख देता हूँ कि आपके लिए एक न्यू चैप्टर होगा, ना ही आप 11th में पढ़ते हो ना ही ये 12th में पढ़ते हो। सर 12th वालों के लिए क्या है, अभी आ रहा हूँ, बस पहले चैप्टर 9 और बता दूँ। चैप्टर 9 होता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये भी आपने क्लास 11th के अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 20 है, तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन 50% इसमें कुछ अपग्रेडेशन है जो थोड़ा इजी ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी 12th में आप ये नहीं पढ़ोगे, और कुछ बच्चों ने शायद ये 11th में भी ना पढ़ा हो, तो उनके लिए ये नया चैप्टर रहेगा। बाकी 2 चैप्टर्स, प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, 2 चैप्टर्स, चैप्टर 10 और चैप्टर 11th में बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कुछ पोर्शन आपको क्लास 12th में मिलेगा। तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ, आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको क्लास 12th में डिट्टो एज इट इज़ करने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ पोर्शन नया भी है जो कि आपको 12th में नहीं मिलेगा, और वो आपको नया करना पड़ेगा। ये ग्रेजुएशन में आता है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर आता है कंपनी अकाउंट्स। ये भी पूरा का पूरा 3 मेजर चीज़ें क्लास 12th में आप कवर कर लेते हो। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हो शायद 12th का, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बेसिक थ्योरी ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। लेकिन 2 चैप्टर्स इसमें नए हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर और इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट इशू। ये आपको एंटायरली नया पढ़ना पड़ेगा, ना ही ये क्लास 11th में है और ना ही ये 12th में। तो देखो मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। आप अगर अभी 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट समय होता है कि आप अपने CA फाउंडेशन की स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अगर आपका टारगेट है जून 2025 के अंदर CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने का, यानी कि अपने क्लास 12th के बाद, तो अब आप इसमें जो 11th के कॉमन पोर्शंस हैं, आप उन्हें धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वीकली बेसिस पर अपने आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको सब बातें वही लगेंगी जो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखी हैं। और क्लास 11th के अगर मैं पूरा वेटेज लेकर चलूँ तो लगभग आप मान लो 30 मार्क्स तक की वेटेज ऑलमोस्ट CA फाउंडेशन के इस पेपर में क्लास 11th के ही पोर्शनों से आ जाती है। फॉर द टाइम बिंग जब आप क्लास 12th की पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा और सीख जाओगे, तो 12th क्लास खत्म होने से पहले पहले आप इन 2 चैप्टरों में भी ऑलमोस्ट 20-30 मार्क्स तक की वेटेज कवर कर पाओगे। तो यानी कि अगर आप प्रोसेस वाइज फॉलो करोगे, 11th की चीज़ों को रिवाइज करते चलोगे वीकली बेसिस पर, 12th की चीज़ें साथ साथ अच्छे से करोगे ही करोगे, तो बाय द एंड ऑफ 12th आप लगभग 50 से 60 नंबर ऑफ अकाउंटेंसी पेपर ऑलरेडी कवर कर लोगे CA फाउंडेशन का। मतलब आपको आधा पेपर तो ऑलरेडी आता होगा। अच्छा, इसी तरह बच्चों आपका जो दूसरा पेपर होता है वो होता है बिजनेस लॉ का। तो इस पर तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा आपका पेपर 100 मार्क्स का नया है। क्योंकि बिजनेस लॉस तो ना आप क्लास 11th में ना ही क्लास 12th में पढ़ते हो, तो ये तो आपको एंटायरली ही नया पढ़ना पड़ता है। बाकी इसमें एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, और मेनली आपको इसमें कानून पढ़ाए जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो इसमें आपको टोटल 6 एक्ट्स पढ़ने हैं, 6 कानून पढ़ने हैं। 100 नंबर का पेपर है जो पूरी तरह से नया है। इसको आप अपने आप भी मत पढ़ना, नहीं तो दिक्कत होगी। ये तो अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी ट्यूटर या एनी मटेरियल तभी स्टार्ट करना, अभी इसकी आवश्यकता आपको करने ही नहीं है। अच्छा जी, थर्ड पेपर जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, अब इसकी सुन लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 100 नंबर का पेपर बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर, और तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर। तो कुल मिलाकर ये 100 नंबर का पेपर है जो MCQ बेस्ड आता है, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही मतलब अलग तरह से इसकी प्रिपरेशन करी जाती है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर स्पीड गेम है, प्रेजेंटेशन का कोई मैटर नहीं करता, तो इसीलिए इसकी तैयारी अलग ढंग से करनी है। लेकिन मैं आपको चैप्टर दिखाता हूँ, आप खुद देखना। कुछ चैप्टर आपने बचपन में 10th में या 11th के मैथ्स में पढ़ रखे हैं। देखो, रेशियो पुराना चैप्टर, इक्वेशंस पुराना चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पुराना चैप्टर, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये आप कह सकते हो कि इसमें कुछ नई बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है CA के अंदर, ये नया चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पुराना चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें आप APGP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हो, पुराना चैप्टर,
सेट्स रिलेशन फंक्शन, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उन्होंने तो ये देखा होगा क्लास 11th के अंदर। और बाकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म आते हैं बेसिक वाले, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा बहुत 11th उन्हें लगेगा जाना पहचाना। बाकी इसमें ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, जो लॉजिकल रीजनिंग है प्यारे बच्चों 20 नंबर का, ये बिल्कुल नया है। हालांकि अप्लाइड मैथ्स के कुछ बच्चे ये चीज़ें पढ़ते हैं जिनके पास अप्लाइड मैथ्स होगी, लेकिन जिनके पास नहीं भी है अप्लाइड मैथ्स उनके लिए पोर्शन बहुत मतलब ईजी है। 20 नंबर एक तरह से आपके लिए वरदान है। ये चीज़ें हम करते हैं जो पहेलियाँ आती थी पहले उसके फॉर्म में, उस तरह के इसमें चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें मुश्किलात कुछ नहीं होती। तो 20 नंबर लगभग आपके बड़े सेफ हैं। तो ये वो चैप्टर हैं जो आप अपने धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर सकते हो। इसको आप बुक से खुद भी पढ़ के ट्राई आउट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको धीरे धीरे कवर करोगे तो 20 नंबर लगभग कंप्लीट होंगे। नहीं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको अब, स्टैटिस्टिक्स। क्लास 11th में आपने स्टैटिस्टिक्स पूरी पढ़ रखी है, इकोनॉमिक्स में आपका पूरा पोर्शन था, तो आप उसी से अपनी 12th के अंदर वीकली बेसिस पर या जब भी आपको हफ्ते में एक दिन टाइम मिले इनका रिवीजन करते रहना। तो आपकी ये 40 के अंदर मान लो 30 मार्क्स की कवरेज कंप्लीट होती रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके 11th के ही हैं। देखो यूनिट 1 13th का 11th का है, चैप्टर 14 पूरा का पूरा क्लास 11th का है। 15th प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स में तो होगा, नहीं तो ये नया है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आपके लिए एक नया चैप्टर रहेगा। बाकी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन का पोर्शन आपने 11th में पढ़ा है, बाकी रिग्रेशन आपके लिए नया रहेगा, और इंडेक्स नंबर तो आपने पूरा क्लास 11th में पढ़ा है। तो आप स्टैटिस्टिक्स से शुरू करो तो एटलीस्ट आप 40 में से 25 से 30 नंबर तक की वेटेज के अपनी तैयारी क्लास 11th में से निकाल के कर सकते हो। और अगर आपके पास 11th में मैथ्स थी तो आपके पास तो मैथ्स के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आप अपने 11th वाले ही थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज करोगे तो यहाँ से कवर होता रहेगा। और अगर 10th में भी मैथ्स थी तो कुछ चैप्टर्स तो इनफैक्ट 10th की मैथ्स के हैं। तो ये हो गई आपके थर्ड पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स की बात। इसके बाद बच्चों आपका जो फोर्थ पेपर होता है वो बड़े ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो उसी में सीखने की है आपके लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसका जब आप सिलेबस देखोगे ना, खासकर इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों को, तो आप इसको अपने 12th में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अभी दिखाता हूँ कैसे। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है और जो चौथा चैप्टर है, ये पूरा आपका क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हो, डिमांड सप्लाई पढ़ लेते हो, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लेते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट और वो कंप्लीट पढ़ लेते हो, और पूरा का पूरा मार्केट्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लेते हो। तो आपका क्लास 11th पूरी माइक्रो आ गई एज इट इज़ बोल रहा हूँ, हल्का सा अपडेशन है लेकिन वो मैनेजेबल है। फिर उसके बाद जब 12th में आप आओगे, ये चैप्टर आप 12th में सीख लोगे। अगला चैप्टर, ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन नया है, ये ना ही 11th में ना ही 12th में, कोई बात नहीं। इसके बाद चैप्टर 7, इसमें आप कुछ चीज़ें 12th के अंदर कवर कर लोगे पढ़ते पढ़ते। चैप्टर 8, ये आप कुछ चीज़ें 12th के अंदर पढ़ते पढ़ते कवर कर लोगे, सेम है बिल्कुल। इसके बाद चैप्टर 9, ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, कोई बात नहीं। और चैप्टर 10, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आप 12th पढ़ते पढ़ते कवर कर लोगे। तो इकोनॉमिक्स की अगर आप स्ट्रेटेजी बहुत ढंग से लेकर चलो क्लास 12th में ही, तो आप लगभग 70 to 80 नंबर तक की सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हो साथ साथ। क्योंकि 30 नंबर तक का आप मान लो इसमें क्लास 11th का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसे आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। लगभग 35 नंबर तक का वो पोर्शन है जो आप क्लास 12th में वैसे भी पढ़ोगे, तो वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। रिमेनिंग बस आपका 25 नंबर के आसपास का रहता है जो नया पोर्शन है, लेकिन वो तो बाद में भी कवर कर सकते हो। तो ये आपके वो 4 पेपर्स हैं जो आप अभी स्ट्रेटेजिकली क्लास 12th के साथ स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करो, एक प्लानर बनाकर करो। जो कॉमन चीज़ें 11th की हैं उन्हीं को ज़रूर वीकली बेसिस पर रिवाइज करते रहो। 12th का तो जब आप आगे बढ़ोगे पढ़ोगे, जुलाई अगस्त तक पहुंचोगे, तो आप देखना इसमें से कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली वो भी कवर हो जाएंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेरी अगर आप जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और ज़रूर से लाइक कर देना। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से।